मॉर्निंग। ऊर्जा नहीं लेके आए आप साथ में? नहीं लेके आए, एनर्जी है नहीं है। कल की क्लास में कोई किसी को प्रॉब्लम हो बेझिझक बोल सकता है कि सर हमें चारों क्वांटम संख्या समझ में नहीं आई, मैं चारों ही दोबारा करा दूंगा, जैसे कल करवाई थी वैसे ही करवा दूंगा। समझ आया या नहीं आया? आया? चलो ठीक है। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। Na, कोई बातें नहीं करेगा। Na की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपको लिखने हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलना नहीं है पहले, ठीक है ना? कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है क्या? नहीं आता? कुछ खा रखा है क्या? मुंह में कुछ है? मुंह में कुछ है? सोडियम की चारों क्वांटम संख्याओं के मान आप तभी लिख सकते हो जब आपको पता हो सोडियम कितने नंबर पर आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। समझ आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम तो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आप वो नियम इसके बाद में आता है। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा आपको। सोडियम आता है 11 नंबर पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में? 11। वो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p6। 6 2 8 और 2 10, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। 2p के बाद में आता है 3s और s में आ जाएगा 1। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्मॉल n, एक होती है स्मॉल l, एक होती है स्मॉल m और एक होती है स्मॉल s। ठीक है, कल बैठे थे क्या क्लास में? बाद में आए थे आप? कल ही आए हो? कल से पहले आते थे क्या? नहीं आते थे। समझ आया ये क्वांटम संख्याएं? थोड़ा थोड़ा यार। चलो आप मुझे ये बताओ, सबसे सरल क्वांटम संख्या इसमें पूछ रहा हूँ, स्मॉल n का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? स्मॉल n का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? कितना है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए? कितना है स्मॉल n का मान? अंतिम इलेक्ट्रॉन बोले तो 11वां इलेक्ट्रॉन। 11वां इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है? तो n का मान कितना आ गया? मुख्य क्वांटम संख्या मतलब तीसरा कोष आ गया। क्या आ गया है? तीसरा कोष आ गया। समझ आया? अब देखना है आपको L का मान। S के लिए L का मान कितना होता है? S उपकोष के लिए L का मान द्विगंशी क्वांटम नंबर कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान कितना है? 0। दोनों बात क्लियर है? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है भी सर मेरे समझ नहीं आया। बात चल रही है कौन सी इलेक्ट्रॉन की? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। कौन सी चल रही है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में है? तीसरे में है। किस में है? तीसरे में है। जो 3 लिखा है इसका मतलब मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर जो कितना है? 3 है। तो n का मान कितना? तीसरे कोष में उपकोष कौन सा है? s उपकोष है। कौन सा उपकोष है? यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या में उपकोष की जानकारी देती है। तो s के लिए
L का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, पीछे पीछे ये है, बताओ कौन सी क्वांटम संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। बताओ m का मान इस s के लिए कितना होता है? m का मान s के लिए कितना होता है? हाँ स्वामी जी, m का मान s के लिए कितना होता है? स्मॉल m, चुंबकीय क्वांटम नंबर का मान m s के लिए, s उपकोष के लिए कितना होता है? हाँ मास्टर, कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। चलो अब मुझे ये बताओ, s के लिए तो 0 होता है, इसके अलावा m का मान 0 किस किस के लिए आता है? कल आए थे क्या? आए थे कल? हाँ, m का मान s के अलावा 0 किस किस के लिए आता है? s के अलावा किस किस के लिए आता है? कोई बताएगा? एनीबॉडी? p जेड स्क्वायर और p जेड के लिए, p जेड के लिए 0 आता है और d जेड स्क्वायर के लिए क्या आता है? 0 आता है। क्लियर है बात? s उपकोष है, इसका मतलब है m का मान कितना आ गया? 0। अब बच गया इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा यदि किसी कक्षक के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। +1 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। +1 बटा 2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है? लिखो फिर प्रश्न, रफ कॉपी निकालो। हाँ, रफ कॉपी निकाली सबने? क्वेश्चन लिखिए। नियोन, नियोन के, नियोन के अंतिम कक्षा में स्थित, अंतिम कक्षा में स्थित सभी इलेक्ट्रॉन की, सभी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं के मान लिखो, क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। जिसको नियोन का परमाणु क्रमांक याद नहीं है वो ऊपर हाथ कर सकते हैं कि नियोन का परमाणु क्रमांक हमें याद नहीं है। ऐसे ही गिनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। कितने पर आ गया? 10 पर आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। सबने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2p6, 2p6, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नियोन। अंतिम कोश में स्थित सभी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। सभी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में? अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 है। कितने हैं? 12। कितने हैं? 6 है। हैं?
अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? शाबाश, कितने इलेक्ट्रॉन है? उत्तर सही आएगा, पक्का सही आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कोष है। आप जो पी बता रहे हो वो उपकोष है। पी बता रहे हो वो क्या है? उपकोष। ये एस क्या है? उपकोष है। दोनों उपकोष किस कक्षा में स्थित है? दूसरी कक्षा में स्थित है। एस और पी दोनों किस कक्षा में स्थित है? दूसरी कक्षा में स्थित है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हो? नहीं निकल सकता? बताओ n कितना इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए? 2। n बराबर कितना आ गया? l बराबर कितना आएगा दोनों के लिए? कितना आएगा? s के लिए l का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0 आएगा, दोनों s में स्थित है। इसकी बात कर रहे हैं अपन। आ गया? जब l 0 आ गया तो m अपने आप 0 आएगा। m अपने आप क्या आएगा? 0 आएगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब क्या बच गया? s। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा +1/2 और s में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा -1/2। ये तो हो गए इन दोनों के लिए। अब बच गए कौन से? ये 6 बच गए। बताओ इनके लिए n बराबर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। l बराबर कितना है? अगर p उपकोष में ज्ञात करें इसका मतलब l बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। आ गया? m बराबर कितना आएगा? m बराबर कितना आएगा? 1 आया है ना वो, तो -+1 और 0, -+1 और 0 आएगा नहीं आएगा? -+1 और क्या आएगा? 0। क्लियर है? अब बच गए क्या? s। s के लिए अगर p x में ज्ञात कर रहे हो तो 1 के लिए होगा इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, 1 के लिए होगा -1/2। p y में ज्ञात कर रहे हो तो 1 के लिए होगा +1/2, 1 के लिए होगा -1/2। और z के लिए ज्ञात कर रहे हो +1/2 और -1/2। 6 इलेक्ट्रॉन भरे हमने किस में? p उपकोष के अंदर। p उपकोष के अंदर कितने कक्षक है? 1, 2 और 3। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ 2। इसमें कितने हैं? 2 और इसमें कितने हैं? 2। मैंने इसको माना px, इसको माना py और इसको माना pz। क्लियर है? अब p में है और आगे p के लिखा है 2। कितना लिखा है? 2। इसका मतलब ये तो होगी इन 6 के लिए मुख्य क्वांटम नंबर। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम नंबर कितना है? 2 है। क्लियर है बात? ठीक है, बात करते हैं हम L की। तो P है, इसका मतलब कितना आएगा? इन 6 के लिए L का मान कितना है? 1 है। 6 के लिए L का मान कितना है? 1 है। क्लियर है बात? ठीक है, क्या बच गया हमारे पास में? M बच गया। क्या बच गया? M बच गया। अब M का मान +-1 और 0 है। इसका मतलब P जेड में स्थित जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके लिए M का तो मान कितना है? 0 है। कितना है? 0। ये दोनों बच गए ना, इनके लिए +- कितना है? 1 है। +- कितना है? 1 है। मैं अलग अलग आपको करवा सकता था, लेकिन एक साथ देख करके मैंने आपको समझाया। समझ आ रहा है अच्छी तरीके से? ठीक है, बच गया क्या हमारे पास में? S। अब इसकी बात करें अपन तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2 और इस कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए S का मान -1/2। क्लियर है? बस सेम आगे होगा +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। क्लियर है बात? समझ आ गया? ठीक है, एक प्रश्न और है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं पूछूंगा, वही बताएगा, बोलेगा नहीं बीच में कोई। ठीक है ना? आपने पढ़ रखा है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो K2 दे रखा है, L 8 दे रखा है और उसके बाद में M 11 दे रखा है और दे रखा है आपके पास में N
2, n क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। K 2, L 8, M 11, N 2। तो आपसे ये पूछा है कि उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो जिनके लिए L का मान 2 है। उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो जिनके लिए L बराबर 2 है, जिनके लिए L बराबर 2 है। पहले तो प्रश्न समझ आया क्या? नहीं आया प्रश्न समझ, किस किस को नहीं आया ऊपर हाथ करो कि हमें बिल्कुल प्रश्न समझ नहीं आया। बोर का परमाणु मॉडल पढ़ के आए हो, KLMN क्या है, ये क्या है, कोष। तो यहां पर कोष नहीं है क्या, ये है ना, ये कौन सा कोष है, n बराबर कौन सा, पहला, n बराबर कौन सा, दूसरा, n बराबर कौन सा, और n बराबर कौन सा, चौथा, ठीक है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। और चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए, 8 2 10, 10 और 11, 10 और 11 21, 21 और 2 कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो। 23 इलेक्ट्रॉन का क्या बना लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं बता देता हूं, आपको नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले देखो आप, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3s2 3p 6 और उसके बाद में 4s और क्या है 3d, 4s और क्या है 3d। पहले यहां तक इलेक्ट्रॉन गिनो कितने आ गए, कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 और 2 20 और 3 23। अब आपसे पूछा है L बराबर 2 कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है, कोई नहीं बोलेगा। L बराबर 2, L बराबर 2 किस उपकोष के लिए आता है, हाँ आप बताओगे। L बराबर 2 किस उपकोष के लिए आता है, किसके लिए आता है, D के लिए आता है। तो आपको D में इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं, D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए L बराबर कितना होगा, 2 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, L बराबर कितना होगा, 2 होगा। बताओ समझ आया नहीं है, आ गया, क्लियर है बात। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने आपको, ये जो आपको दिया है ना MLK, ये दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। आपको तो दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करके इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, विन्यास देखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है और आपको पता है L बराबर 1 किसके लिए आता है, L बराबर 0 किसके लिए आता है, L बराबर 2 किसके लिए आता है, L बराबर 3 किसके लिए आता है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, वरना नहीं। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, ये प्रश्न समझ आया। उत्तर लिख लेना, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। कैसे होगा, आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रश्न है कितने पेपर में, 30 कितने हैं, और 10 प्रश्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया बाबू सिंह जी ने, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। आपको, आप 10 में से 10 ले जाओगे, प्रश्न 10 में से 10 आप सोल्व कर दोगे। मैंने 30 प्रश्न दिए हैं, कितने प्रश्न दिए हैं, 30 प्रश्न दिए परमाणु संरचना से। किससे दिए, मेरे नोट्स इनफ है उन प्रश्नों को तैयार करने के लिए। अगर आपने नोट्स में दिए गए प्रश्न और नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो पेपर में 30 प्रश्न है, आपके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ
कि अगर आपने 29 प्रश्न में से 25-28 प्रश्न आपने सोल्व कर दिए, देखता हूं मैं कितने बच्चे वो प्रश्न करके आते हैं 25 प्रश्न, एक्यूरेट 25 प्रश्न। मैं यहीं से आपका रिजल्ट डिसाइड कर दूंगा यूनिवर्सिटी में कौन कौन जाएगा। ठीक है, मैंने जो प्रश्न दिए हैं उससे सरल प्रश्न ही आएगा आपके एग्जाम में, उससे ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, और मैं इनऑर्गेनिक का रिजल्ट पोडियम पर रखूंगा, यहाँ पर देखूंगा किसने कितने गलत किए हैं। नेगेटिव मार्किंग है मैंने एग्जाम में, कितना कटेगा एक प्रश्न का? 1/4 कटेगा। 1/4 कटेगा, यानी 4 प्रश्न गलत होंगे तो एक सही जाएगा, 4 प्रश्न गलत हो गए एक सही जाएगा। मैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिजल्ट यहाँ पर रखूंगा। मैं देखूंगा 30 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जिसके ज्यादा गलत हैं कम सही है ना, उसको मेहनत करने की जरूरत होगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप समझदार हैं। समझदार कहने का मतलब ये है कि आप आए, आपको जो प्रश्न आ रहा है वही अटेम्प्ट करोगे, तुक्का नहीं मार के आओगे। अगर यही प्रैक्टिस आपकी अब बन गई ना, भी आपको ये लगता है कि मुझे जो आता है पहले वही अटेम्प्ट करूं, उसके बाद में मुझे ये हो रहा है कि भाई हाँ इसमें से 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, उनमें से एक कौन सा होगा, वहां आपका तुक्का काम करेगा। और आपको ये लग रहा है ना कि यार मुझे को तो चारों ही एक जैसे लग रहे हैं, चारों ही सही हो सकते हैं, तो फिर वहां पे तुक्के ही लगेंगे, फिर सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्रश्न केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अटेम्प्ट करके आओगे जो आपको ये लग रहा है कि 100% मेरा सही है। ये आपको आगे मेन एग्जाम में बहुत फायदा देगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? पेपर आपका तैयार है, प्रश्न मैंने आप भेज दिए हैं सर को। संडे को आपका टेस्ट होगा, हो सकता है आप टाइप भी हो गए होंगे। ठीक है, प्रश्न आएंगे 30। चैप्टर कौन सा? ओनली परमाणु संरचना। सर ने बताया होगा आपको क्लास में, मैंने तो आपको 3 चैप्टर बताए थे। फिर मैंने सर से पूछा, सर बोले मैंने क्लास में 1 चैप्टर बताया परमाणु संरचना। मैंने कहा चलो ठीक है। क्वांटम नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए क्वांटम नंबर का एक भी प्रश्न। गलत हो रहा है तो घर जाकर के उस पर देखोगे, विचार करोगे मेरा गलत कैसे हुआ। ठीक है, और उससे पहले परमाणु संरचना की जितनी भी क्लासें आ चुकी है, एक बार उन क्लासों को ज्यादा स्पीड में करके देख लो। समझ में आ गई बात? ठीक, ये प्रश्न समझ आया या नहीं है? आ गया समझ में? ठीक, लिखो जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन का m का मान 0 होगा? जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन का m का मान 0 होगा? बता देगा ना सब? बता दोगे? नहीं बता सकते? जिंक में, चलो मैं बता दूं, परमाणु क्रमांक होता है 30। कितना होता है? 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 30 का। कौन कौन लिख सकता है? ऊपर हाथ करो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दूंगा। लिख दोगे ना? ठीक है, जाएगा कहां तक? वही है 4s और 3d। 4s और 3d, यानी कहां से स्टार्ट हो गया? 1s 2s 2p 3s 3p और 4s 3d, ये क्रम रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, और आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा? तीस इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस सेट में। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तीस इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा? जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा? m का मान 0 होगा। नहीं समझा? नहीं समझा? 14 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, कितने? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, 5, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
हाँ, और जिसने उत्तर निकाला है, इधर देखो, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 निकाला, नहीं निकाला? ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, m का मान किस किस उपकोष के लिए 0 होता है? s के लिए 0 होता है m का मान, होता है ना? pz के लिए s का मान कितना होता है? 0 होता है। dz स्क्वायर के लिए s का मान कितना होता है? 0 होता है। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30। ठीक है, देखो s का मान 0 होता है। इन s में स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। हाँ, समझ आ रहा है नहीं यार? m का मान s के लिए 0 होता है। कल वाली क्लास देखना घर जा करके, दोबारा देखना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर, p को बांटते 3 में, px, py और pz। pz में स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 0 होता है m का मान। 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 फिर pz में 2 10, फिर 2 12 और यहाँ पर आ जाता है एक में dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। और dz स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा टफ प्रश्न ही नहीं आएगा आपके एग्जाम में क्वांटम नंबर का, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, इससे सरल ही आएंगे। इससे ज्यादा टफ क्वांटम नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न आ ही नहीं सकता। अगर ये प्रश्न कर रहे हो तो इससे सरल प्रश्न आप आंख बंद करके कर दो। समझ आई क्वांटम नंबर? कोई दिक्कत है तो अभी बोल देना, अब ये मेरे हाथ की बात है। ठीक है, चलें आगे। एक प्रश्न दिया है, पता है आपको, निम्न में से कौन सा समुच्चय संभव नहीं है? पीछे वाला प्रश्न देखो, जिसके 2 टिक लगाए हैं मैंने, बी और सी, है ना, आंसर बताए हैं। ये पहचानना कैसे आपको? देखो, ये दे रखा है आपका n बराबर, पहले बोलो 4 दे रखा है ना, पहले सेट में n बराबर कितना दे रखा है? 4। और l बराबर कितना दे रखा है? 3। आगे बोलो, m बराबर कितना दे रखा है? -1। और s बराबर कितना दे रखा है? +1 बटा कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। देखो इधर कैसे पहचानना है। अगर n का मान 4 है तो l का मान 3 हो सकता है। एक कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा ना, बराबर होगा। बात सही है ना? यहां तक तो सही है, सही है। m का मान -1 हो सकता है, हो सकता है। यानी m का मान l पर निर्भर करता है। l का मान 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, तो m का मान -1 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उसका मान s का +1 बटा 2, इसका मतलब ये समुच्चय सही है। ये समुच्चय क्या है? सही है। s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका +1 बटा 2 होगा, s का मान +1 बटा 2 होगा। ठीक, दूसरा समुच्चय दे रखा है आपको, n बराबर कितना दे रखा है? 2। और l बराबर कितना दे रखा है? 1। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -2। अब देखो इधर, l 1 है तो m -2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बात गलत हो गई। समुच्चय सेट नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा। फिर देखो, n बराबर कितना दे रखा है? 3। और l बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। n और l का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये पहचान करनी है आपको। फिर दे रखा है आपको n बराबर 7 तो l बराबर 0 हो सकता है, हो सकता है ना? n बराबर 7 है, l बराबर 0 हो सकता है। और उसके बाद में m बराबर 0 होगा। और m बराबर क्या, s बराबर क्या दे रखा है? +1 बटा 2 दे रखा है।
अगर s की जगह -1/2 आ जाता ना, गलत हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो +1/2 ही आएगा। क्लियर है? अगर ये होता +1/2 और साथ में होता -1/2, फिर सही होता है। +1/2 दे रखा है ना, 100% एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्या पूछ लिया जाए? हाँ, ये प्रश्न है। ये दे रखा है ना सामने आपको +1/2। हाँ, ये एक ही होगा, ये एक ही होगा। अगर इसमें ये दे रखा होता है साथ में +1/2 और -1/2, फिर दो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक का मान +1/2 है, दूसरे का मान -1। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और आ गया -1/2, गलत है। चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 -1/2 है। अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 100% उसका चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होगा, -1/2 नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। आफबाउ नियम, आफबाउ नियम, आफबाउ नियम। पहली बात हमें पता है कि आफबाउ क्या है। तो आफबाउ एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है, जर्मन शब्द है। चलो कंफ्यूज मत हो, मैं जर्मन लिख देता हूं। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है? लैटिन है, एक ही बात है। लैटिन और जर्मन एक ही बात है, ठीक है ना? जिसका अर्थ होता है उपकोषों की ऊर्जा का क्या करना? निर्माण करना। अगर उपकोषों को बढ़ती ऊर्जा के क्रम में लिखा जाए तो हम कहते हैं उपकोषों का क्या कर रहे हैं अपन? बढ़ती ऊर्जा के क्रम में उपकोषों का निर्माण कर रहे हैं। उपकोषों का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब निर्माण कैसे करते हैं? नियमों पर मत जाना, बस नियम इतने याद रखना कि कौन सा नियम क्या कहता है, ठीक है। तरीका याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का। तरीका है तो हम कर लेंगे, नियमों पर कुछ बात नहीं करनी है हमें। हमें नियमों पर सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज के आधार पर नियम आ जाता है लिखा हुआ और पूछा जाता है कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, ठीक है। पहला नियम आता है जिसमें अपन कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पहला कौन सा नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, वैज्ञानिक का नाम है पाउली। क्या नाम है? पाउली। पाउली ने यह नियम दिया है। इस नियम के अनुसार ये कहता है कि एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। ये नियम ये कहता है कि हमने पढ़ा है n, l, स्मॉल m और बताओ क्या? s। ये चार क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी है। एक परमाणु में एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। जैसे जैसे मैंने लिखा 2s, क्या लिखा? 2s, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा 2s स्क्वायर, क्या लिखा? 2x स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। n का मान कितना है यहाँ पर? हाँ कैप, n का मान कितना है? स्मॉल n का मान कितना है? कितना है? 2। n बराबर 2 है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 2 है। क्लियर है? l का मान कितना है? कितना है? l का मान कितना है? आप हाँ आप, l का मान कितना है? स्मॉल l का मान कितना है? 0 है। l का मान कितना है? 0। s के लिए l का मान कितना आता है? 0 आता है।
क्लियर है? ठीक है। स्मॉल m का मान कितना है? कितना आएगा? 0 आएगा। ये आया 0। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक का मान कितना? +1/2। एक का मान कितना? -1/2। किन्हीं दो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो n तो दोनों के लिए समान है, l दोनों के लिए समान है, m दोनों के लिए समान है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। कौन सी अलग होगी? चक्रण क्वांटम संख्या 100% क्या होगी? अलग होगी। ये नियम कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भरा सकते। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। कल बताया था आपको। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ये भरा हमने एक और ये भरा दूसरा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया तो तीसरा कैसे भरोगे? या तो क्लॉकवाइज भरोगे या एंटी क्लॉकवाइज भरोगे। चलो हमने भर दिया तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्वांटम नंबर बराबर आया या नहीं आया? जो कौन से नियम का अपवाद है? आप वो नियम के अनुसार गलत है। आप वो नियम के अनुसार क्या है? गलत है। आप वो नियम के अनुसार पाउली का अपवर्जन नियम जो पहला अपन पढ़ रहे हैं, वो नियम हमें ये कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा और जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर नहीं हो सकती। ठीक है? ठीक है। अब अपन p में कितना भरते हैं? p में भरते हैं कितना? 6। ये p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, न कि p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz। एक px में 2, दूसरे py में 2 और pz में 2। 2 2 4 2 6। एक कक्षक में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। पाउली का अपवर्जन नियम समझ आया? क्या कहता है पाउली का अपवर्जन नियम? किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में किसी कक्षक में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान आपस में बराबर नहीं हो सकता। n बराबर हो सकता है, m बराबर हो सकता है, l बराबर हो सकता है, लेकिन s कभी भी बराबर नहीं आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो s का जो मान है वो एक दूसरे के विपरीत आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण प्रदर्शित करेंगे। समझ गए? समझ गए? हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। चलो एक एग्जाम्पल दे रखा है, और दे रखा है कितना बताओ? 1s2, 2s2 और 2p5। ये लिखा है आपके, फिर घर जाके देखोगे क्या करवा दिया। जो बात अभी समझाइए वही है। देखो इधर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं होगी, वो होगी n बराबर 1 होगी, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2 -1/2। दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, और याद रखना s बराबर +-1/2, +-1/2। इसके लिए अब है ये वाला। ठीक है। इसके लिए n बराबर 2, n बराबर 2, p है
तो L बराबर 1, P है तो L बराबर 1। और इसके बाद में याद रखना है आपको M बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि P के लिए L का मान कितना होता है 1 होता है। P के लिए L का मान कितना होता है 1, और M का मान L पर निर्भर करता है, तो -1 0 प्लस 1। ठीक है, अभी ये Px के अंदर है तो प्लस माइनस क्या होगा 1। ठीक है, आगे वाला है Py, तो सेम मान होगा, N बराबर क्या होगा, अच्छा S का मान क्या लिखोगे आप, S का मान लिखोगे प्लस और -1/2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। Py के लिए सेम मान होगा, N बराबर क्या होगा 2, L बराबर क्या होगा 1, M बराबर क्या होगा +-1, और याद रखना S बराबर क्या होगा +-1/2, +-1/2। ठीक है, Pz में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अगर इसकी बात करोगे तो N बराबर तो 2 है, L बराबर भी कितना है 1 है, लेकिन याद रखना M बराबर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि Pz के अंदर है, और Pz का M का मान कितना होता है 0 होता है। तो S का मान कितना आएगा, S का मान आएगा +1/2, +1/2। ठीक है, कहने का अर्थ यही है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों चक्रण क्वांटम संख्याएं बराबर है, लेकिन ये क्या है अलग है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों क्वांटम संख्याएं क्या है समान है, लेकिन ये दोनों क्या है अलग है, +1/2 -1/2। समझ आ गई बात। किसी कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, इसीलिए एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, आ जाओ अगले नियम पर, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं मास्टर जी, समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, हाँ क्या कहलाते हैं स्वामी जी, जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, मैंने बताया था एक पट्टी पर बने, इसका अर्थ इनकी ऊर्जाएं समान है, क्या कहलाते हैं, समभ्रश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभ्रश कक्षक कहलाते हैं। ये नियम बात करता है उन कक्षकों की जिनकी ऊर्जाएं क्या है समान है, यानी वो कक्षक कहलाते हैं समभ्रश कक्षक। यदि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाए तो युग्मन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। युग्मन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। ठीक है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है P3, कितना आ रहा है P3, इसका मतलब P में 3 कक्षक होते हैं और तीनों की ऊर्जाएं क्या होती है समान होती है, तीनों की ऊर्जाएं क्या होती है समान होती है। तो आप इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे हो तो सबसे पहले तीनों कक्षक में एक एक क्या आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तीनों समान ऊर्जा वाले कक्षों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे नहीं दिखा सकते, कैसे 3 कक्षक है P3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऐसे कभी भी नहीं दिखा सकते, ये गलत है, जबकि ये क्या है सही है। ऐसा डायग्राम बना करके प्रश्न आ जाए निम्न में से यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निम्न में से किस नियम का गलत रूप है, ऐसा P3 P4 P5 P6 में ऐसा आ जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ यह नियम आप वो नियम के किस नियम का गलत निरूपण है या गलत है। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम किस कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करता है जिनकी ऊर्जाएं क्या होती है समान होती है, जिनकी ऊर्जाएं क्या होती है समान होती है। डी में कितने कक्षक होते हैं 5, कितने कक्षक होते हैं 5। डी में कितने कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं, और 5 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं
10 आते हैं। कितने आते हैं? 10 आते हैं। चलो रफ कॉपी निकालो सभी। हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार एक तो आपको P5, क्या P5, ठीक है, एक लिखना है आपको D7, क्या लिखना है? D7, और एक लिखना है आपको F12, F12, ठीक है। ये हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार इसका सही निरूपण लिख के दिखाना है मेरे को, सही निरूपण लिख करके दिखाना है। P5 है, D7 है, F12 है। ये तो पता है P में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। D में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। F में कितने कक्षक होते हैं? 7 होते हैं। हो गया? चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। मिला ही नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, अब हो जाएगा। हाँ, कर लिया भी सबने? हम्म, कर लिया। करवाऊं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P5 D7 F12। P5, P में कितने कक्षक होते हैं? 3। कितने कक्षक होते हैं? 3। ये डिब्बा तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। ये D में भी बनाना है और F में भी बनाना है, लेकिन इसमें तो कितने दिखाने हैं कक्षक? 3, ठीक है। फिर आपके पास में D7, इसका मतलब D में कितने कक्षक होते हैं? 5, यानी 5 डिब्बे बनाने हैं आपको। कितने डिब्बे बनाने हैं? 5 डिब्बे बनाते हैं। 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 डिब्बे बने, ठीक है। फिर है आपके पास में F12। कितने? F12, इसका मतलब F12 के लिए कितने कक्षक हो जाएंगे? 7, यानी 7 क्या बनाने हैं आपको? डिब्बे बनाने हैं, कक्षक बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताओ, पहले एक चक्रण क्लॉकवाइज, चक्रण पहले का क्लॉकवाइज भरा हमने पहला, ये एक, ये भी क्या भरा जाएगा और ये भी क्या भरा जाएगा? समान ऊर्जा के कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करना जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। कितने बच गए पीछे? अब युग्मन करना है आपको, ठीक है। अब युग्मन करोगे तो पहले क्लॉकवाइज था, अब क्या दिखाना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। कितना आ गया? 4, और एक क्या आ गया? 5। समझ आ गई बात? ठीक है। D7 में पहले क्लॉकवाइज भरने हैं, सातों के सातों, ठीक है। ये भर के देख लें अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 5 भर दिए। अब कितने बच गए? 2, उनको एंटी क्लॉकवाइज 6 और 7। क्लियर है? सही है सबका? अब बच गया F12,
यानी पहले तो चलते जाओ, एक एक भरते जाओ इनमें, इनमें एक एक भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच गए? 5 बच गए। 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक है, ये हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक, चलो आगे। एक कारण लिखा गया नीचे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होने के कारण अयुग्मित भरे जाते हैं। मतलब सब में पहले हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए भरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं अपन, इसमें भर रहे हैं, फिर इसमें भर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कम हो, इसलिए पहले अपन सब में क्या भरते हैं, एक एक भरते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हमने यहां न भरा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक अपने क्या दे दिया, विन्यास P4 दे दिया। अब आप कहोगे सर ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वो खाली रह गया ना। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भले ही चक्रण क्या है, विपरीत है, लेकिन आवेश क्या है, दोनों पर समान है। इलेक्ट्रॉन है दोनों, तो आवेश तो दोनों पर ऋणावेश होगा, और ऋणावेश होगा तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है ये। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस P4 को भी क्या बना दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या घुमा दिया हमने, क्लॉकवाइज। अब सही है P4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कम लगे, इसलिए सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, फिर है N+L का नियम। अच्छा नियम है, एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, N+L का नियम, N+L, स्मॉल n क्या है, क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम नंबर, कोष की संख्या बताती है। ये क्या है, स्मॉल l क्या है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, यानी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को बताएंगे। ठीक है, कोष, उपकोष, उपकोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण को बताएगा। N+L का मान जिसके लिए कम है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। जिस कक्षक के लिए, जिस कोष के लिए, जिस उपकोष के लिए N+L का मान क्या होगा, कम, तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम। और N+L का मान अगर क्या होगा, ज्यादा, तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, N+L का मान जिसके लिए ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और N+L का मान जिसके लिए कम है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है कम ऊर्जा वाले उपकोष में, यानी जिसके लिए N+L का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और जिसमें ज्यादा होगा उसमें बाद में भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है N+L का मान। सबसे पहले क्या देखना है, N+L का मान। आपको देखना है किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, उसके बाद में जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसमें जाएगा। अगर दो उपकोष आपके पास ऐसे आ गए जिनके लिए N+L का मान समान है, जिनके लिए N+L का मान समान है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N का मान क्या हो, कम, जिसके लिए N का मान क्या हो, कम। यही बात लिखी है, चलो पढ़ो बात को। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि N+L का मान जिस उपकोष के लिए कम होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाएगा। किताबी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ोगे, अगर मैं नहीं समझाता ना फिर भी आपको समझ में आ जाता। ठीक है, इतनी सरल लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हुआ है। यदि दो उपकोषों का N+L का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N का मान क्या होगा, कम, जिसके लिए N का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
नीचे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन ये लिखा गया है, निम्न में से कौन से उपकोष की ऊर्जा निम्नतम होगी, सबसे कम बताना है ना। ऊर्जा क्या होगी, निम्नतम होगी, ऊर्जा कम। ठीक है, आपके लेवल का प्रश्न है। n+l का मान देखना है आपको। क्या देखना है, n+l का मान। प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बताओ 3D। क्या दिया गया है, 3D। फिर दिया गया, बताओ बी नंबर में कौन सा, 4f दिया गया है। फिर दिया गया, कोई बात नहीं 4s कर देते हैं। फिर सी में बताओ क्या दिया गया है, 5D। पी, चलो पी कर देते हैं। और फिर डी ऑप्शन में दिया गया, बताओ क्या, 4f। 4f बोलेगा नहीं कोई, हाँ मार ले भाई, साइडर बताओगा, गोरखाना और बेली बता भाई। n और l, इस 3D के लिए n+l का मान कितना है, n का मान 3, l का मान 0। सही है, सही है, सही है, हाँ सही है। l का मान कितना है, 2 है। l का मान कितना है, 2। d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है बात। तो n+l का मान कितना आया, 3 प्लस कितना आया, 2। बताओ कितनी आ गई मान, 5। कितना आ गया मान, 5। 5। n का मान कितना है, 5 और l का मान कितना है, 1। p के लिए l का मान कितना होता है, 1 बराबर कितना आया, 6। कितना आया, 6। n+l का मान आया 6। n का मान कितना, 4। s के लिए l का मान कितना, 0। कितना आया, 4। 4 प्लस f का मान कितना, 3। कितना आ जाएगा, 7। निम्नतम ऊर्जा किसकी है, निम्नतम ऊर्जा है 4s में। तो इन सब से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D से भी पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम दिया गया आगे। इलेक्ट्रॉन भरने का क्या दिया गया है, क्रम दिया गया है। दिया गया है आपको 30 तक तो सबके याद होने चाहिए। 30 तक, 30 तक कैसे भरोगे, हमने क्रम लिखा है, क्या लिखा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक। और आवर्त सारणी करवाने से पहले पहले 1 से 30 तक के तत्व आपको याद होने चाहिए अंगुलियों पर। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब याद होने चाहिए 30 तक। कर लोगे याद, लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चैप्टर आ रहा है, पढ़ेंगे अपन 118 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 118 पढ़ेंगे। ठीक है, 118 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो SPD इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिने चुने तत्व भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, ठीक है। तो 1 से 30 तक सबको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वांटम नंबर का प्रश्न आएगा ना, वो 101 से 30 तक के बीच में तत्वों का घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और वो कब कर पाओगे, जब आपके पास परमाणु क्रमांक होगा, और परमाणु क्रमांक के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तभी कर पाओगे आप। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्रम ध्यान से समझ लेना, घर जाकर के प्रैक्टिस करोगे बार बार। ठीक है, क्लास की वीडियो भी देखना, देखो क्रम कैसे लिखोगे। पहले लिखना है आपको ऊपर ऊपर क्या, 1s। क्या लिखना है, 1s। ये लिखा हमने 1s। ठीक है, फिर लिखोगे आप क्या, 2s। ये लिखा 2s, और ये लिखा हमने 2p। ठीक है, फिर लिखोगे अपने क्या, 3s, और लिखोगे 3p। ये लिखा हमने 3s 3s 3p, और लिखा हमने 3d। यानी तीसरे कोष में d उपकोष आता है। ठीक है, दूसरे कोष में d नहीं आता, p आता है। ठीक है, फिर आपके पास में है क्या, 4s। आपके पास में है 4s
4p और क्या है 4d और 4 क्या है f, 4 क्या है f। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में, वो आता है 5s 5p 5d और 5 क्या आता है f आता है। ठीक है, यहां तक बहुत होंगे मेरे हिसाब से, इससे ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, देखो इधर, चलो पूरा ही कर देते हैं, फिर कंफ्यूज नहीं हो गया आप। साथ ही है ना, पूरा कर देते हैं इसको। इसके बाद में हमारे पास में 6s 6p 6d 6 क्या है f। ठीक है, सेवन एस 7p 7d और 7f। ध्यान देना, ऊपर से चलना है, तिरछा चलना है, चलना उधर से ही है। ठीक है, इधर से चले नीचे की तरफ तिरछा, पहले किसको काटा 1s को, किसको काटा, लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला क्रम 1s। ऊपर से चलना है, तिरछा काटना है, 1s के बाद में किसको काटा 2s को काटा, आया क्या 2s। ठीक है, वापिस ऊपर से चलोगे, तिरछा काटता हुआ आना है 2p 3s 2p और क्या आया 3s। ठीक है, वापिस वहीं से आओगे और तिरछा काटता होगे 3p 4s, लिखा आपने 3p 4s। ठीक है, उधर से आओगे, तिरछा काटता 3d 4p 5s। ठीक है, आया 3d और फिर आ गया 4p और फिर आ गया 5s। ठीक है, फिर आओगे तिरछा काटता हुआ 4d 5p 6s, आया हमारे पास में क्या 4d और आ गया 5p और फिर आ गया 6s 6s। अब देखो इधर तिरछा काटना है 4f 5d 6p 7s। ठीक है, वापिस आना है तिरछा काटते हुए 5f 6d 7p। ये क्रम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ठीक है, 6f 7d, इतना आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, लगभग यहां तक आकर के अपने 5f तक आकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है। पहले बताओ ये समझ आया। अब कितने भी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे, आपको ये क्रम याद होना चाहिए। भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्लास में भूल जाओ, लेकिन जब भी आप मेन एग्जाम देने जाओ ना, एक बार इसको रिकॉल करके जरूर जाओ। ठीक है, हो सकता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना दे दे, 60 नंबर का कोई परमाणु है जिसमें 60 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 60। हमने तो 30 तक याद किए, लेकिन 30 के बाद में हमें क्रम याद नहीं है क्या आएगा 3D के बाद में, तो आपके सामने ये होना चाहिए। क्लियर है, इसको बनाना आना चाहिए आपको, समझ में आ गई बात। बनाना आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लोगे। है, इसको बार बार क्लास देख करके बार बार इसको बनाना सीखो आप। समझ में आई बात। पहले तो 1 से 30 तक तो आपको मुख्य जवानी याद होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, ये तो होना चाहिए। उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक बार ध्यान से देखना, ऊपर से चलना है, तिरछा काटना है, तिरछा काटोगे पहले क्रम आया 1s, ऊपर से 2s, ऊपर से काटता आना है तिरछा 2p 3s, फिर आना है 3p 4s और फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s और आपके पास में 4f 5d 6p 7s। ठीक है, आप 60,000 रुपए की फीस देकर के बैठते हो ना, नहीं सिखाएंगे आपको, जिम्मेवारी नहीं है उनकी, क्योंकि आपने 11th और 12th पढ़ रखी है, ये स्कूल वालों का फर्ज था। ठीक है,
समझ आ गई बात? फायदा उठाओ, घर जाकर के पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हाँ भाई, कर लोगे ना? ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद हैं। आप वो नियम के अपवाद, क्रोमियम 24 और कॉपर 29, क्रोमियम 24 और कॉपर 29। कॉपी में नहीं देखोगे, कॉपी को बंद कर दो। पहले क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप। क्रोमियम आता है 24 पर और कॉपर आता है 29 पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 30 से पहले ही है दोनों। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला सबने ये निकाला होगा, क्या है? 4s2 और 3d क्या है? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकाला होगा सबने, निकाला है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 4s2 और 3d9 सबने लिखा है, लिखा है। मैंने आपसे इसलिए करवाया, आप भूलोगे नहीं। आप क्यों नहीं भूलोगे? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गलत है, इसलिए मैंने आपसे करवाया है। अब इसको भूलोगे नहीं, क्यों? देखो इधर, ये होता है P6 और ये होता है P3, ठीक है। इसको कहते हैं अर्धपूरित। क्या कहते हैं इसको? अर्धपूरित। और इसको कहते हैं पूर्णपूरित। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से ज्यादा स्थायी होता है, और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो याद रखना है आपके P1 से लेकर के और 5, है ना? आप ये कह सकते हो P1, 2, 3 और 4, 5, इनसे ज्यादा क्या होता है? हाँ तो सुन लो मेरी बात है, 3 तो ये आ गया ना, 1, 2, 4, 5, इनसे क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है अर्धपूरित। सबसे ज्यादा स्थायी होता है पूर्णपूरित। पूर्णपूरित से कम स्थायी होता है अर्धपूरित। क्लियर है बात? डी में याद रखना है D5 और क्या होता है? D10। D5 से ज्यादा स्थायी होता है D10, और रिक्त और आ जाए 1, 2, 3, उनसे ज्यादा स्थायी होता है आपका D5 अर्धपूरित। इसमें N+L का मान बताओ आप। इसमें N का कितना है? 4, L का कितना है? 0। कितना है? इसमें N+L का मान बताओ। 3। D के लिए L का मान कितना होता है? 2। N+L के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहिए किसमें? पहले इसमें। N+L के नियम के अनुसार किस में जाना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन? इसमें। लेकिन इसमें न भर करके अपन पहले किस में भरते हैं? किस में भरते हैं? इसमें कर देते हैं 1, और इसमें कर देते हैं कितने? पूरे 10। पहले भी 11 थे, अब भी कितने लास्ट में? 11। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक क्या होता है? स्थायी। डी को पूर्णपूरित कर दिया और एस को अर्धपूरित कर दिया, ठीक है। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d9 की तुलना में, याद रखना, ये सही है, क्योंकि वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+L का मान बताओ इसके लिए, और N+L का मान बताओ इसके लिए।
तो इसके लिए आ गया 4 आ गया, और इसके लिए आ गया 5। कितना आ गया? 5। जबकि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाना चाहिए? 4s में जाना चाहिए। इसमें न जाकर के अपन पहले किस में भरते हैं? इसमें 3d4 को कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं 4s1। 4s1 ये क्या बन गया? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो क्या है? स्थायी है, पहले की तुलना में ज्यादा स्थायी है। हाँ भाई, समझे या नहीं समझे? समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अन्य अपवाद, एक तो दे रखा है मोलिब्डेनम, परमाणु क्रमांक दे रखा है 42। क्या दे रखा है? 42। 42 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर जाकर के लिखोगे। 42 लिख रखा है इसमें, देखो नोट्स निकालो आप, और नोट्स में देखोगे अन्य अपवाद, आप वो नियम के अन्य अपवाद। मोलिब्डेनम जेड बराबर कितना है? 42, 42। और प्लेडियम का है कितना है? क्रोमियम, सॉरी आपका 46। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर जाकर के लिख करके देखोगे। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना? समझ आई बात है? कोष्टक में लिखा है ना, ये देखो इधर लिखा है ना, इसमें लिखा है क्रोमियम, सॉरी क्रिप्टॉन 4d4 और 5s2। इसका मतलब इससे पहले जो है ना 4d4 और 5s2, इससे पहले क्रिप्टॉन लिख रखा है। Kr ये लिख रखा है 4d4 और 5s2, 4d4 और 5s2 ये लिख रखा है, ठीक है। इसका अर्थ है इससे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इससे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये ऐड कर दोगे तो आपके पास में ऐड हो जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 42 परमाणु क्रमांक वाला। कौन सा? 42 परमाणु क्रमांक वाला, यानी 4 और 2 6। 36 पर आता है कौन? क्रिप्टॉन। 36 पर आता है कौन? क्रिप्टॉन। 42 है ना, ये कितने? 4 और 2 6 घटा दो तो कितने बच गए? 36। 36 पे कौन आता है? क्रिप्टॉन। इसमें 6 ऐड कर दोगे तो कौन आ जाएगा? मोलिब्डेनम। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है, ठीक है। फिर लिख रखा है, देखो आपके पास में है पैलेडियम, पीडी। क्या आता है? पीडी 46 परमाणु क्रमांक। और अंतिम जो परमाणु क्रमांक वो लिख रखा है 8 और 2 10। देखो इधर क्रिप्टॉन, इसमें लिख रखा है 4d। क्या लिख रखा है? 4d। और लिख रखा है 5s2, 5s2 ये है 4d 5s2। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने? 10। कितने कर दिए? 10। और s के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। s में न भरकर किस में भर दिया? 3d क्या कर दिया? 10 कर दिया। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है, इसका पैलेडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 46। कितना होता है? 46। 46 में से 10 निकाल दो, कितने बच गए? 36। 36 नंबर पर कौन आता है? क्रिप्टॉन। इसके 10 नंबर बाद आता है कौन? आता है पैलेडियम। कौन आता है? पैलेडियम। इसका अर्थ ब्रैकेट में लिखी संख्या का अर्थ ये है, ठीक है। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में स्थायी है, उसके परमाणु कोष के अंदर फुल फिल भरा होता है, परमाणु कोष पूरे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित मैंने आपको करवा दिया है। Fe+3 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। Fe+3 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। Fe+3 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। बताओ, आयरन, आयरन मतलब लोहा कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर आता है। कोई नहीं बोलेगा। अब आप बताओगे 26 है इसका परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई? नहीं पता। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है लोहे के पास? नहीं पता। किसी को पता है? 26। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है।
और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब? जब परमाणु उदासीन हो, जब परमाणु उदासीन हो। ठीक है, अब उदासीन है क्या? नहीं। कौन सा चार्ज है? +3। +3 आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है? त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 3 इलेक्ट्रॉन 26 में से क्या हो गए? कम हो गए। कितने बच गए? अब 23 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 23 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भर के देखो। कर लिया? हो गए? कर लिया ना, सबने कर लिया? 1s 2 2s 2 2p 6 और 3s 2 3p 3p 6। गिन लो कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। 4s 2 3d 3 पक्की बात है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23। अब बताओ एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने नंबर परमाणु का प्राप्त हुआ आपको? 23 नंबर। वेनेडियम कौन आता है? पक्की बात है, वेनेडियम आता है। वेनेडियम आता है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ये वास्तविक रूप से तो है वेनेडियम का क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बराबर है किसके? Fe+3 के। ठीक है, क्लियर है? 23 इलेक्ट्रॉन बच गए किसके पास में? Fe+3। घड़ी की तरफ देख रहा है रामकोर है? चलो, निकल +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। निकल +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित मतलब समझ गए? युग्मित होता है ऐसे, युग्मित होता है ऐसे, और अयुग्मित होता है केवल ऐसे। सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है आपको, कितनी है? निकल +2। निकल +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। अब परमाणु क्रमांक आपको पता है, ब्रैकेट में दे रखा है कितना? 28। 28 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 28। लेकिन प्लस का कितना लगा है? निकल +2। 2 का अर्थ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 26 बच गए। अब 26 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांधो आप। 26 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांधो। बांधो। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 26 इलेक्ट्रॉन का। 23 होता है, यहां तक 23 किया ना आपने, इसमें 3 और जोड़ दो, 26 हो गया। इसका मतलब 3 और 3 कितने हो गए? ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आया सबका। लास्ट में 4s2 3d6 आया, आया ना? यहां तक सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। यहां तक सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक में 3 2 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 3 2 6, यहां पर 2, यहां पर 2। इसको छोड़ दो। 3d6। d में कितने कक्षक होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 5 कक्षक लिखो। 1 2 3 4 और 5। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। युग्मन करोगे क्या पहले? नहीं, पहले सिंगल भरोगे सब में एक एक। 1 2 3 4 5 और 6। कितने बच गए? 1 2 3 4। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। समझ आया क्या भाई?